दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं कुर्बान मलिक। आम जनता से लेकर जनप्रतिनिधि और सत्ता में बैठे पॉलिटिकल लीडरों से बात करता रहता हूं, ये जानने के लिए कि क्या चल रहा है। दिल्ली से एक मेहमान है जो जाना पहचाना चेहरा है, बेबाक अंदाज है, सामाजिक मुद्दों पर बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, युवाओं की दिलों की धड़कन है। अभिषेक कुमार जाटव जी, सर स्वागत के साथ। धन्यवाद। जय भीम। आज आपसे कई मुद्दों पर बात होगी, तीखे सवाल भी होंगे, सामाजिक मुद्दों पर भी बात होगी। सर ये बताइए आजकल चल रहा है क्या? राजनीति पर बात करते हैं पहले तो। आजकल सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो केंद्र में है और इस प्रदेश में है, जाम है इस समय, और उनके राज में भुखमरी है, बेरोजगारी है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगा है और जातिवाद की सबसे बड़ी लड़ाई। ये तो कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ईमानदार सोच, दमदार काम। अभिषेक जाटव क्या कहते हैं? इनके नारे हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्कूल बंद है और बलात्कार इनके राज में। इनका नारा है कि हम आपको 15 लाख देंगे हर किसी के खाते में, और जिनके खातों में 15,000 भी थे नोटबंदी में वो भी उड़ गए। इनका नारा है सबका साथ सबका विकास। आप देखिए हाथरस वाला कांड, आप देखिए रोहित वेमुला वाला कांड, आप देखिए वो पायल तड़वी वाला कांड, आप देखिए तमाम जो कांड हुए, भाई रमन वाल्मीकि वाला कांड देखिए, सब जाति के नाम पे उन्हीं के राज में तो हुए हैं और किसी और के राज में नहीं हुए। तो ये फर्जी लोग हैं, सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इन्होंने देश में दंगे करवाए, जाति की राजनीति करी, धर्म की राजनीति करी, इससे उठकर इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा जाटव जी, जिस समाज से आप आते हैं उसी समाज से चंद्रशेखर आज़ाद, आज भारत का उभरता हुआ नया चेहरा, और बहन मायावती जी एक बार नहीं 4-4 बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद की कार्य प्रणाली, कार्यशैली में क्या अंतर देखते हैं, और इस बार 2022 के विधानसभा के चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद अपनी ज़मीन तैयार कर पाएंगे या नहीं? देखिए, एक ट्वीट किया था कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये तो संघर्ष तय करेगा कि अब राज किसका होगा। बहन जी ने बहुत संघर्ष किया है, और हालांकि बहन जी और चंद्रशेखर भाई के बीच में तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने समय में बहुत काम किया, शेखर भाई काम कर रहे हैं। जिसका संघर्ष ज़मीनी स्तर पे बहुत ज़्यादा होगा या जो समाज हित में काम करेगा वो सरकार बना लेगा। हमारे यहाँ पे भाषण देने से या हमारे ये कह देने से कि शेखर भाई बन जाएंगे या मायावती जी बन जाएंगी तो उससे काम नहीं होगा। हमें अपने काम पे, अपने संघर्ष पे ध्यान देना चाहिए। संघर्ष से सरकारें बनती है, सिर्फ भाषण देने से नहीं। अच्छा, आपके समाज के युवा का ऐसा भी मानना और सोचना है कि बहन जी के साथ तो सिर्फ चमार समाज बड़ी तादाद में जुड़ा रहा, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के संघर्ष से दलित समाज, ऐसी समाज में जितनी भी बिरादरी आती हैं सब उनके साथ हैं। क्या मैं ये समझता हूँ कि सवर्णों की 1000 पार्टियाँ बनी हुई, अगर बहुजन समाज की 2 पार्टियां हैं तो मैं समझता हूँ किसी को टोन नहीं कसना चाहिए, अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा इस बात पे। अपने काम पे ध्यान दो। दूसरे लोगों ने, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, भाजपा है, ये अलग अलग टीमें बना के टूर्नामेंट खेलते हैं। कोई भी जीते ट्रॉफी घर में ही आनी है। जब विरोधी जो है, जिनमें बहुत दुश्मनी टकरार रही, जब वो एक हो सकते तो शेखर भाई और बहन जी क्यों एक नहीं हो सकते हैं? वो तो एक ही परिवार के हैं ना। घर में है, 4 बर्तन होते खटकते, एक भी होते हैं। अच्छा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम की विचारधारा आज चंद्रशेखर आज़ाद में है या बहन मायावती जी में? मैंने क्या कहा, बहन जी ने अपने समय पे बहुत काम किया, आज नौजवान उभरता हुआ चेहरा है, शेखर भाई कर रहे हैं। मैंने कहा ना, दोनों में तुलना नहीं की जा सकती है। समय परिवर्तन चाहता है और हर समय परिवर्तन होते रहे। वो अपना काम कर रहे हैं, शेखर भाई अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, 22 में दोनों आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा भी और आज़ाद समाज पार्टी भी, तो दलित युवा को क्या सोचना चाहिए? मैंने क्या कहा, जो संघर्ष करे उसका साथ देना चाहिए बस। कौन कर रहा है संघर्ष? ये बातें देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये देखिए, न जाने क्यों हमसे ये सवालात होते हैं, लेकिन ये सवालात शायद आम आदमी पार्टी या भाजपा उन तमाम लोगों से नहीं होते कि क्यों उनको नहीं। हम ये कहना चाहेंगे बस, मैंने पहले भी कहा कि बहन जी और शेखर भाई में तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ ये है कि आज समय है, एक नौजवान जब उठ खड़ा हुआ है, एक नौजवान जब संघर्ष कर रहा है तो उसका साथ देना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से मान्यवर कांशीराम साहब के साथ और बहन जी के साथ मुस्लिम समाज इस प्रदेश का बड़ी तादाद में रहा,
क्या आपको लगता है कि 2022 की ज़मीन की तैयारी में मुसलमान का भी अहम रोल होगा चंद्रशेखर जी के साथ? 10 मार्च को जो आंकड़े निकल के आएंगे वो चौंका देने वाले होंगे। और वो आंकड़े जैसे कि वो आंकड़े इतने चौंका देने वाले होंगे कि जिसको बहुत कमज़ोर आंका जा रहा है वो बहुत कमज़ोर नहीं है, क्योंकि उसने 5 साल बिना राजनीतिक दल के ज़मीनी स्तर पर संघर्ष किया है। और जो संघर्ष कर रहा है वोट की ताकत भी उसी को मिलनी चाहिए, हालांकि उन नेताओं को नहीं जो नेता आज तो यहाँ हैं, फिर जब इलेक्शन हार जाएंगे दूसरी पार्टी में पहुँच जाएंगे, जब चुनाव लड़ना होगा फिर इसी पार्टी में आ जाएंगे वापस। लेकिन बसपा के नेता कहते हैं मुट्ठी भर लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं। हम लोग बसपा और आसपा या भीम आर्मी तमाम साथियों को कहना चाहेंगे कि एक दूसरे पर टोन कसने से काम नहीं चलेगा। बहुजन समाज पार्टी में जो लोग हैं वो भी समाज के लोग हैं, और भीम आर्मी में जो लोग हैं वो भी समाज के लोग हैं। लेकिन आज का युवा भी ज़्यादातर यही सोचता है, ख़ासतौर से दलित समाज की अगर बात करें, कि 2027 में ज़मीन मजबूत हो पाएगी। मैं तो आपके चैनल से सिर्फ इतनी बात कहूँगा, जो लोग ये समझते हैं कि हम लोग बहन मायावती जी के विरोधी हैं, तो जो बसपा वाले लोग भीम आर्मी के संघर्ष को बहुत गलत कहते हैं, हम उनसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि बहन मायावती पे कभी कोई आँच आएगी या उन्हें कभी कोई दिक्कत होगी तो वो लोग वहाँ खड़े नहीं होंगे, भाग जाएंगे, लेकिन भीम आर्मी के लोग ईंट से ईंट बजा देंगे अगर बहन जी को कुछ बात होगी तो। अच्छा, अभी आपने 10 मार्च 2022 का रिजल्ट का जिक्र किया, रिजल्ट किसके पक्ष में आएगा, क्या होने वाला है? संघर्ष के पक्ष में आएगा रिजल्ट। लगता है कि ज़मीन तैयार हो पाएगी? मैंने कहा संघर्ष के पक्ष में रिजल्ट आएगा, और आना भी चाहिए, और 100% आएगा, क्योंकि नौजवान युवा, वो माताएं, वो बहनें जिनके दर्द में हम लोग शरीक हुए, वो उस दर्द को भूलेंगी नहीं। वो किसान अपने उस दर्द को नहीं भूलेगा कि कड़कड़ाती ठंड में, धूप में उन्होंने पूरी 1-1.5 साल बॉर्डरों पे काटी है, भूलेगा नहीं किसान। और कौन उनका समर्थन करने पहुंचा, किसने उनके लिए लाठियाँ खाई, वो नहीं भूलेंगे। संघर्ष तो अमित शाह और योगी भी कर रहे हैं, बार बार शामली के कैराना और देवबंद और सहारनपुर में आ रहे हैं। वो संघर्ष कर रहे हैं दंगे करवाने के लिए, वो संघर्ष कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए। भी देखिए ना, वो ओवैसी साहब पे हमला हुआ, कौन करवा सकता है हमला? वो ये चाहते हैं ना कि भाई जो इनके लिए बोले दलित और मुस्लिमों के लिए, उसको बस ख़त्म करो, उसको कैसे बैठाओ। ये दंगे की राजनीति करते हैं ये लोग तो समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो बीत गया है कल, वो आज नहीं होता। और सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता। और जिस नौजवान और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। तो आज नौजवान संघर्ष कर रहे हैं, और जो बाज अपने आप को समझ रहे हैं कि हम सबसे ऊंचे उड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, इतने ऊंचे पर नहीं है, उनके काट के फेंक देंगे हम। 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएंगे उसमें देखना, वो जो इतने ऊंचे उड़ने का प्रयास कर रहे हैं ना, वो ज़मीन पर पाएंगे आपको फड़फड़ाते हुए। अच्छा, अभी आपने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ साथ ओवैसी साहब को जिक्र किया, क्या इन दोनों को एक साथ आ जाना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, वो फैसला उनके हाथ में है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जब ज़मीनी स्तर पे वो एक मुस्लिम कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं, शेखर भाई भी लड़ रहा है, तो संघर्ष और संघर्ष जो है साथ ही होता है। हो सकता है उनमें कोई टकरार भी नहीं है, वो साथ ही हैं, लेकिन ये राजनीति है, किस तरह से परिप्रेक्ष्य, भाई मुझे राजनीति की इतनी समझ नहीं है, तो मैं ज़्यादा कह भी नहीं सकता हूँ। अच्छा, सियासी पंडितों का ऐसा भी मानना है कि चंद्रशेखर आज़ाद और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के चुनाव लड़ने से भाजपा को फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, देखिए, जो दलितों के, मुसलमानों के, पिछड़े अति पिछड़ों के हक में बोलेगा, वो भाजपा की बी टीम हो जाती है। जो भाजपा की आंखों में आंखें डाल के बात करे, प्रशासन उनसे थर्राता है, तो वो भाजपा की बी टीम हो जाती है। तो ये तो कुकुर मुत्ते हैं, जिनको सिर्फ बोलने के अलावा और कुछ नहीं आता है। वो संघर्ष करना तो जानते नहीं हैं, वो कुछ करना तो जानते नहीं है, बस बी और ए टीम देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि किसी व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया, वो ये नहीं देखते। आप मुझे बताइए, आप किसी गांव के निवासी हैं, आपकी गांव में आपकी बहन के ऊपर या समाज की बहनों के ऊपर कोई उनका बलात्कार करे या कोई उनके कपड़े फाड़े, तो क्या करेंगे आप? मुंह तोड़ जवाब देंगे या फिर चुप के घर बैठ जाएंगे? मुंह तोड़ जवाब। तो मुंह तोड़ जवाब देने वाला अगर भाजपा की बी टीम है, तो मैं हक से कहता हूँ कि मैं भाजपा की बी टीम हूँ। अगर मुंह तोड़ जवाब देने वाला, सरकार की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला, और वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, संघर्ष में समाज उसका साथ दे रहा, वो फिर भी भाजपा की बी टीम है, तो मैं अपने समाज के लिए संघर्ष करता रहूँगा, बेशक समाज मुझे भाजपा की बी टीम कहे या किसी और की बी टीम कहे। ठीक है। अच्छा, एक सवाल योगी जी के लिए, प्रदेश में चर्चाएं रही और नेशनल मीडिया बताता रहा कि योगी जी यहाँ से लड़ेंगे, वहाँ से लड़ेंगे, चले गए गोरखपुर से 5 बार लोकसभा से MP भी रहे हैं, क्या कहते हैं आप? वो गोरखपुर से भी हार रहे हैं। क्यों? इसलिए हार रहे हैं क्योंकि देखिए, सब जगह उन्होंने अपनी ज़मीन देखी
कि जी अब प्रधानमंत्री जी फैसला लेंगे कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, अब वो फलाना फैसला लेंगे कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सब जगह जाके देख लें कि कहीं भी कुछ भी नहीं बचा, आप अपने घर ही पहुँच जाओ। और इस बार देखना आपके उनके दिमाग से ये फितूर भी निकल जाएगा घर पे, क्योंकि उनके सामने कोई ऐसा लीडर पहुँचा नहीं था ना आज से पहले जो उनको जवाब दे सके, तो जनता ने उन्हें चुन लिया। लेकिन इस बार जनता चंद्रशेखर आज़ाद जी को गोरखपुर सीट से चुनेगी। लेकिन वो तो 5 बार सांसद रहे, वहाँ की जनता ने पहले उनको सांसद बनाया, फिर मुख्यमंत्री। बड़े बड़े तानाशाहों को हमने ज़मीन पे उतरता हुआ देखा है। बड़े बड़े जो बहुत बड़े अपने आप को वो समझते थे ना कि अब तो हम ही राजा हैं, हम नहीं उतर पाएंगे कभी, उनको भी हमने ज़मीन पे मिलते हुए देखा। आज कांग्रेस जिसने दिल्ली पे और देश की गद्दी पे 70 साल से ज़्यादा राज किया ना, आज उसे उसका सुपड़ा साफ है। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि 80 बनाम 20 और गर्मी है कुछ इलाकों में, 15 बनाम 85 है गर्मी। आप ये देखिए, एक मुख्यमंत्री जो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो सिर्फ किसी एक पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं होता है। जब वो शपथ लेता है संविधान की, तो वो पूरे प्रदेश की रक्षा करने की शपथ लेता है, फिर वो किसी पार्टी या पॉलिटिक्स उसमें बंद कर नहीं रह जाता है। तो ये तो मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसे बयान शोभा ही नहीं देते। पहली बात तो वो तो गुंडे हैं, वो गुंडे हैं, मैं उनको गुंडा कहूँगा बस। वो बाबर ढोंगी मुख्यमंत्री जो हैं वो गुंडे हैं, उन्हें गुंडे की राजनीति करनी आती है। और गोरखपुर की जनता से जाके पूछे क्या कहर उन्होंने ढाया, वहाँ कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए, अभी आपने 1585 का जिक्र किया, 15 में कौन है, 85 में कौन है जाटव जी? 15 में है वो 6743 जातियाँ, जिनको जातिगत तौर पे, जो बहुत बड़ा वर्ग थे उनको जातिगत तौर पे टुकड़ों में बांटा गया, क्योंकि औकात तो नहीं थी सामने वालों की सामना करने की, बाहर से आए लोगों की। लेकिन उन्होंने उन्हें जातियों में टुकड़ों में बांटा, क्योंकि वो शातिर थे और हमारे लोग भोले थे। हमारे लोग इतने विश्वास करते हैं एक दूसरे पे कि जो उनसे भला बोल लेता है वो उसके हितैषी हो जाते हैं। तो उन्होंने लूटा। लेकिन अब हम लोग समझ चुके हैं, अब इस कौम का नौजवान समझ चुका है। वो चमार, वाल्मीकि, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, कहीर, गडरिया, गुज्जर, जाट, नाई, यादव, तेली, कुम्हार, महार और मुस्लिम, ये तमाम वो 6743 जातियाँ जिन्हें इनका साजिशों के तहत ही शोषण किया गया। भाई आज देखो, इस देश में वो मुस्लिम समाज जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा अपने सर कलम करवाए, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा अपना खून बहाया, आज उसी मुस्लिम समाज से वो उनकी आइडेंटिटी मांग रहे हैं देश में रहने की। वो मुस्लिम समाज जिसका पैन कार्ड इस देश का लाल किला है, जिनका आधार कार्ड इस देश का कुतुब मीनार है, और जिनकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी पहचान पत्र है उनका इस देश का, वो क्या बोलते हैं, ताजमहल, जो इस देश की खूबसूरती है। और उसी मुस्लिम समाज से आज ये वो मांग रहे हैं। ये मोदी जी या योगी जी के पिताजी ने नहीं दिया, ये इस देश के मुस्लिम समाज ने दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बेबाकी से अपनी बात रखी, क्योंकि आपने अहम सवाल का अहम जवाब दिया। लेकिन जिस मुस्लिम समाज की आज बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा निशाने पर वही है, क्या कहते हैं? देखिए, मुझे कहने में भी कोई हर्ज नहीं है कि जो मुस्लिम समाज कभी देश का गुमरान हुआ करता था, आज वो मुस्लिम समाज डरा हुआ है। क्यों? आज डरने का कारण ये है क्योंकि कमी हमारी है। कमी हमारी ये है कि हमसे जिसने शातिर तरीके से वोट मांगी, हमने उसे अपना समझ के वोट की ताकत दे दी। हम लोगों ने आज देखिए, बड़ी दिक्कत की बात है कि वो अखिलेश यादव या वो समाजवादी पार्टी, मुझे कहना पड़ रहा है, वो समाजवादी पार्टी जिसमें मुस्लिम समाज के सबसे बड़े लीडर थे आजम खान साहब, वो जेल के अंदर हैं। और वो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन मुझे दिखाइए उनके रोज़ मीटिंगें हो रही हैं, उनकी रोज़ सभाएं हो रही हैं, उनके रोज़ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। कितनी बार उन्होंने आजम खान साहब का नाम लिया है, कितनी बार आजम खान साहब की रिहाई के लिए उन्होंने आंदोलन किए हैं। आंदोलन तो इस लोकतंत्र में खूबसूरती होती है, संविधान में अधिकार है, करना चाहिए जब आपके सबसे बड़े लीडर हैं। और मुख्यमंत्री का चेहरा आजम खान साहब थे। लेकिन देखिए, ये लोग सिर्फ मुस्लिम को वोट बैंक का एजेंडा समझते हैं, दलितों को वोट बैंक का एजेंडा समझते हैं। वोट लेने के बाद काम खत्म हो गया। अब बताइए आप क्यों नहीं बोलते हैं अखिलेश यादव जी, क्यों चुप्पी साधे हुए हैं कि आजम खान साहब जेल में नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि उन्हें और समाज की भी वोट चाहिए। लेकिन भीम आर्मी वो संगठन है जिसको वोट मिले या ना मिले, लेकिन वो 5 साल पहले भी ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रहा था समाज के लिए, और आने वाले 5 साल बाद भी चाहे उसको एक भी सीट ना मिले, वो फिर भी सरकार की आंखों में आंखें डाल के, अगर हमारे मुस्लिम या दलित समाज के ऊपर कहीं भी शोषण होगा, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आप लूटी जाएगी। बेरोजगार युवा जब सड़कों पर अपनी शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलन कर रहा होगा, तो नौजवान, भीम आर्मी के यही नौजवान और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद सरकार की आंखों में आंखें डाल के बात करने का काम करेंगे। सर, अभी आपने अखिलेश यादव और मायावती का जिक्र किया। चुनाव से ठीक पहले अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन मायावती ने कराया, और 75 जिलों में माननीय अखिलेश जी ने जनेश्वर प्रसाद मिश्र के नाम से साइकिल यात्रा निकाली। तो ये दोनों ने तो बातें ब्राह्मणों ने की, मायावती ने भी, और अखिलेश जी ने मुसलमान की तो किसी ने नहीं की।
देखिए, मैं एक बात ये भी कहूँगा, मायावती जी बहन जी जो आदरणीय है, हमारी सम्माननीय है। सबसे बड़ी बात देखिए कि वो ब्राह्मण समाज जो कभी, ठीक है वो अपना काम कर रही है, उनका काम है भाई, राजनीति है, राजनीति में वोट चाहिए तो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, वो करते भी हैं। तो मैं ये सिर्फ इतना कहूँगा इस बात पे, जो ब्राह्मण समाज कभी हमें अछूत समझता था, या वो चमार वाल्मीकि या वो शेड्यूल कास्ट के लोगों को जिनको कभी वो देखना पसंद नहीं कर रहा था, वो बहन जी के पैर छू रहे हैं। देखिए ना कि कितना परिवर्तन कर दिया है। तो ये भी बड़ी बात है, इसमें हम उनको गलत नहीं कहेंगे। ठीक है, वो अपनी राजनीति कर रही हैं और हमारी तरफ से हम क्या मंगल कामनाएं देंगे उन्हें, हमें तो सीखने की ज़रूरत है। तो मोहब्बत की नज़र किस पर है? चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, अच्छा बस अब आपसे बात लंबी हो गई और अब जाते जाते आपसे एक अहम सवाल। अभिषेक कुमार जाटव दिल्ली से चलकर सहारनपुर की रामपुर विधानसभा में पहुंचे हैं। डॉक्टर ब्रजपाल जी के यहाँ पर हमारी आपसे मुलाकात हुई, तो क्या संदेश है रामपुर विधानसभा की जनता से? आपकी समाज के ही सुरक्षित सीट है, सभी प्रत्याशी आपके समाज के हैं। रविंद्र मोल्लू भी 2 बार लगातार रहे हैं और बहन जी ने इतनी ताकत दी है कि उनको मिनी मुख्यमंत्री के नाम से जाना गया। क्या कहते हैं इन सब मुद्दों पर आप? देखिए, मैं तो इतना कहूँगा कि देखिए, हम लोग यहाँ पे इसलिए समर्थन करने पहुँचे रामपुर मनिहारन कि हमने देखा कि यहाँ पे सुरक्षित सीट है और हम ऐसे व्यक्ति को नहीं चुन सकते हैं जो व्यक्ति जीते जब तक तो पार्टी में रहे, हारने के बाद भाजपा ज्वाइन कर ली, फिर दोबारा जब अब बात आई फिर दोबारा बसपा ज्वाइन कर ली। यहाँ के लोगों का आम मानना है कि जब उसकी प्रॉपर्टी पे बात आई, जब उसकी प्रॉपर्टी पे हानि आई तो उसने भाजपा ज्वाइन कर ली। तो वो तो अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा रहा है बस, उसको समाज की चिंता नहीं है। वरना वो जितनी बार यहाँ विधायक रहे, यहाँ के लोगों की कितनी दशो दिशा बदली मुझे बताइए। आज भी हम लोग घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे गाँव हैं जहाँ पर सिर्फ छप्पर ही डले हुए हैं। आज़ादी के 74-75 साल बाद भी ये हालात हैं, और जिनको आप मिनी मुख्यमंत्री बना रहे हैं उनके राज में ऐसा है। तो मैं तो ऐसे लोगों को एक नगर पंचायत का जो सदस्य भी नहीं बनाना चाहता। अच्छा, जिस तरीके से डॉक्टर ब्रजपाल जी के लिए आप क्षेत्र में जा रहे हैं, घूमकर डोर टू डोर, किस तरह का समर्थन मिल रहा है और क्या आपको लगता है कि कौन जीतने वाला है रामपुर से? देखिए, यहाँ पे और यहाँ के लोग पूरी तरह से गाड़ा समाज के, जो मुस्लिम समाज के हमारे लोग हैं, उन्होंने पूरा 32 से 33 गाँव के जो पंचायत वो हैं, उन्होंने प्रधान जो है उन्होंने पूरा समर्थन दिया है। उन्होंने पूरा समर्थन इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने आज से पहले चुन लिया। और ब्रजपाल जगरोली जी जो हैं, उनके संघर्ष को मैं बताऊं तो उन्होंने अपने यहाँ इतना संघर्ष किया कि आज वो चमार जाति जिसको बहुत कम आंका जाता था, वो दलित समाज जिसको बहुत कम आंका जाता था यहाँ पे, ये जगरोली को कोई यहाँ पे आना जाना पसंद नहीं करता था। लेकिन देखो, इन्होंने सहारनपुर की नाक पे ऐसा हॉस्पिटल इतना बड़ा खुलवाया, यहाँ पे मरीजों का इलाज करवाते हैं। जो यहाँ पे आते हैं उनके पास अगर दवाई गोली के पैसे नहीं होते, पूछ लेते हैं आपके पास पैसे हैं या नहीं है। उसके बाद उससे ये भी पूछ लेते हैं कि किराए के पैसे हैं तेरे पास या नहीं जाने के लिए। तो भाई ऐसे व्यक्ति को तो हमें चुन के भेजना पड़ेगा। भाई आज से पहले तमाम लोगों को देख लिया, एक बार इन लोगों को भी देखना चाहिए। ब्रजपाल जगरोली जी के हम यहाँ आए, बहुत अच्छे मेहमान नवाज हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं उनकी, और हमने देखा कि ज़मीनी स्तर पे वो कितना संघर्ष भी उन्होंने किया। और बाबा साहेब अम्बेडकर की जो बातें थी कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ, उन्होंने अपने बच्चों को MBBS से तमाम चीज़ें भी करवाई हैं। वो हॉस्पिटल खुला हुआ है, तो समाज के लिए भी काम करेंगे जब जीतेंगे। तो आखिरी बात, क्या संदेश है रामपुर विधानसभा की जनता के लिए? रामपुर विधानसभा के लिए मेरा संदेश सिर्फ यही है कि आपके बीच एक कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी है, जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब के समय से उनके साथ वो बसपा के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने काम किया है और समाज की पीड़ा को जानते भी हैं। बहुत गरीब परिवार से निकल के उन्होंने अपना ये मुकाम हासिल किया है, इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा किया है, और आम जनमानस, आम जनता के हमेशा से हितैषी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि बाहर का कोई विधायक नहीं है, आपके बिल्कुल पास के विधायक हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं कि बाहर से आके यहाँ चुनाव लड़ लेते, विधायक बन जाते, वापस पहुँच जाते हैं। खुला दरबार है, कभी भी आइए, कभी भी उनसे बात कीजिए, कभी भी अपने मुद्दे उनको बताइए, आपके मुद्दों पे बात करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को चुन के सदन में पहुंचाना चाहिए, जो व्यक्ति आपके किसी दुख और किसी मुसीबत में आपके साथ, जब क्षेत्र के अंदर कुछ परेशानियां हो, तो लखनऊ विधानसभा के अंदर आवाज़ उठा सके। आपको लग रहा है कि डॉक्टर ब्रजपाल रामपुर से लखनऊ जाएंगे, इस तरह का जाति समीकरण है कि वो जीतने वाले प्रत्याशी हैं? बिल्कुल जीतने वाले प्रत्याशी हैं, बिल्कुल जीतेंगे, इसमें कोई भी शंका नहीं है। जब रिजल्ट आएगा आप देख लीजिएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आपने हमसे बात की और अच्छा भी लगा। धन्यवाद, मुझे भी आपसे बात करके अच्छा लगा। भाइयों दोस्तों, दिल्ली से चलकर आए, वैसे तो ये हमारे कार्यक्रम के मेहमान भी हैं, लेकिन सहारनपुर में आए तो डबल इस्तकबाल करेंगे अभिषेक कुमार जाटव जी का। और रामपुर विधानसभा से जो लोकप्रिय आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर ब्रजपाल जी, इसमें कोई शक नहीं है, वो मान्यवर काशीराम के हम सफ़र साथी भी रहे राजनीति में,
और बीएसपी और DS4 में भी बहुत अच्छे लेवल से काम किया है। इस कार्यक्रम को यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।